63 रिसर्च ईशानी और नंदिनी पहुंचे राजवंश कॉर्पोरेशन। ईशानी ने सामने मेटेलिक डोर पर अपने फिंगरप्रिंट स्कैन किया तो एक रोबोटिक आवाज़ आई, वेलकम क्वीन। ईशानी बिना किसी इमोशन के अंदर चली गई। अंदर सब कुछ हाई टेक्नोलॉजी से बना हुआ था। अंदर गार्ड्स की जगह रोबोट्स थे। नंदिनी ने पहले ही दिल्ली के बेस पर यह सब कुछ देखा था, पर वहाँ पर भी इतने सारे रोबोट्स और हाई टेक्नोलॉजी से बने गैजेट नहीं था। पर यहाँ तो सब ऐसे पड़ा हुआ है जैसे वे सब कुछ कचरा हो। नकुल तो वैसे भी सब कुछ जानता था और ज़्यादातर काम भी वही संभालता था, पर कभी कभी तो वो भी अपनी बॉस की इंटेलिजेंस से हैरान हो जाया करता था। जितने भी 10 के आसपास छोटे छोटे रोबोट थे वे भी अपनी रोबोटिक आवाज़ में एक्टिवेट होकर ईशानी को वेलकम कर रहे थे। थोड़ी देर बाद ईशानी, नकुल और नंदिनी ऊपर के फ्लोर पर पहुंच गए, जहां 2 रोबोट ईशानी की तरह क्लीनिंग इन्फॉर्मेंट के साथ नीटली सब कुछ क्लीन कर रहे थे। इन सारे रोबोट्स को 3 साल पहले ईशानी ने ही बनाया था और उनके अंदर सारे फीचर्स और प्रोग्राम भी ईशानी ने डाला था। और ईशानी के साथ काम कर रहे साइंटिस्ट भी इस बात से हैरान थे क्योंकि इतना ज़्यादा रोबोट्स इतनी हाई टेक्नोलॉजी और रेजिस्टेंस के साथ बनाना कोई मामूली बात नहीं थी। सब ईशानी को बहुत रिस्पेक्ट देते थे। आगे जाकर एक ग्लास डोर पर ईशानी ने फिंगरप्रिंट दिया। उस ग्लास डोर को देखकर कोई भी नहीं बता सकता कि उसके अंदर भी कोई रूम है, क्योंकि वे डोर बिल्कुल बाकी के ग्लास वालों की तरह ही लग रहा था। इस डोर के बारे में बहुत कम लोगों को ही पता है जो ईशानी के बहुत करीब हैं। उसके वे ट्रस्टवर्दी साइंटिस्ट जिन पर ईशानी ट्रस्ट करती थी। अंदर बहुत बड़ा लैब था। जैसे ही वहाँ काम कर रहे साइंटिस्ट और डॉक्टर की नज़र ईशानी पर गई तो वे दोनों आगे आ गए और ईशानी की तरफ देखकर ग्रीट करते हुए बोले, हेलो क्वीन। ईशानी ने बस सिर हिला दिया, फिर उन दोनों को देख बोली, क्या अपडेट है मिस्टर थॉमस। ईशानी के सवाल सुनकर वे साइंटिस्ट जिसका नाम थॉमस था, वे पास रखा एक बटन प्रेस करता है तो उनके आगे एक स्क्रीन खुल जाता है। थॉमस उसे देखते हुए बोला, क्वीन, ये रिसर्च 90% तक सक्सेसफुल हो चुका है। बस 2 दिन में पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा और आपने जैसा कहा था, स्पाइन ग्रास की प्रॉपर्टीज़ की वजह से यह बहुत आसानी से सारे हार्ट पेशेंट को दिया जा सकता है। यह आसानी से सर्वाइव की चांसेस को बढ़ा सकता है। तभी ईशानी ने कुछ सोचकर बोला, अगर हम उसे आइलैंड पर भी स्पाइन ग्रास को फार्मिंग के जरिए उगाएं तो हम और भी कई सारी मेडिसिन और सीरम से उसे मिलाकर डेवलप कर सकते हैं। जितना भी अमाउंट का स्पाइन ग्रास बचा है उसे डेवलप के लिए रिसर्च करो और पता करो कि ई बेस पर साइंस की एक्सपेरिमेंट पूरा हुआ कि नहीं। इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होगा कि मेडिसिन बहुत सारी आम इंसानों की जान बचाने के लिए काम आ सकती है। फिर ईशानी ने नकुल की तरफ देखकर बोला, हमारे आदमियों को काम पर लगा दो, मुझे 1 हफ्ते के अंदर रिजल्ट चाहिए। वहीं ईशानी की बात सुनकर वहाँ खड़े साइंटिस्ट और डॉक्टर्स भी ईशानी की मेडिसिन एडमिरेशन को देख रहे थे। वे तो पहले से भी ईशानी से बहुत इम्प्रेस थे। जब उन लोगों ने ईशानी के साथ काम किया था तब से अब तक उन्होंने लाखों की मदद करते हुए देखा, जिस वजह से उन्हें क्वीन के साथ और ज़्यादा काम करना और सीखने को मोटिवेशन मिलता था। नो डाउट कि ईशानी उनसे कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंट थी। उन्होंने ईशानी को जितना इतनी यंग और टैलेंटेड लड़की को कभी नहीं देखा था। जैसी मेडिसिन की नॉलेज ईशानी के पास थी उनमें से किसी के पास नहीं थी। भले ही ईशानी उन सबसे काफ़ी छोटी थी, पर ईशानी की इंटेलिजेंस और ज्ञान उन सबको सोच से भी परे थी। ईशानी भी उन सबको अपने साथ इसीलिए रखती थी क्योंकि वे सब उसके लिए लॉयल थे। ईशानी की स्क्रीन की तरफ गई और उसमें कुछ डेटा सेव करने लगी। फिर कुछ देर बाद ईशानी ने एक सीरम बनाया और लैब की अपनी पर्सनल लॉकर में
रख दिया। उस लॉकर को सिर्फ ईशानी ही खोल सकती थी। ईशानी के अलावा यहाँ तक कि वहाँ काम कर रहे कोई भी ईशानी से उसे छू नहीं सकता था, क्योंकि वे लॉकर सिर्फ ईशानी की आई स्कैनिंग करने से ही ओपन होता है। अगर कोई और उसे खोलने की कोशिश करता है तो वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। थोड़ी देर बाद तीनों बाहर चले गए। नकुल को भी कुछ काम था, इसलिए वो भी उनके पीछे गार्ड्स को कुछ ऑर्डर देकर चला गया। ऐसे भी जब से जैकी यहाँ से आया था उसने उसे परेशान कर रखा था। एक दिन भी ऐसा नहीं जा रहा था जिस दिन जैकी ने उसे ताना ना मारा हो। ईशानी जैसे ही कार में बैठे उसे मोक्ष की तरफ से मैसेज आ गया। उसने मैसेज देखा तो अनायास ही उसकी होठों पर एक मुस्कान आ गई। क्वीन की मोक्ष ने लिखा था, बेबी डॉल तुम ऑफिस आ जाओ, मेरे साथ लंच करना, वरना मैं ही तुम्हारे घर आ जाऊंगा, क्योंकि अब मैं तुम्हारे बिना एक भी सेकंड नहीं रह सकता हूँ। ईशानी की वो स्माइल जिसे नंदिनी ने बेखूबी देख लिया था, वे तो सोच रही थी ऐसा कौन है जिसने आइस क्वीन को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। उसने अपने फ़ोन निकाला फ़ोटो खींचने के लिए, पर अफसोस वे ईशानी की फ़ोटो खींच पाते उससे पहले ईशानी का चेहरा पहले जैसा हो गया। तभी उसे याद आया, अरे अब तो इसकी ईशू के पास दुनिया का सबसे हैंडसम बॉयफ्रेंड है ना, मिस्टर मोक्ष राजवंश। तो ज़रूर ईशानी उसकी ही बात सोचकर स्माइल कर रही होगी। ईशानी ने फ़ोन डैशबोर्ड पर रख दिया और ड्राइव करने लगी। तभी नंदिनी ने पूछा, क्या ये जीजू की तरफ से मैसेज था? हाँ, हम राजवंश कॉरपोरेशन जा रहे हैं। ईशानी ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोली। ओहो, तो मेरा शख्स यहाँ निकला। तेरे चेहरे पर मुस्कान जीजू की वजह से आ गई थी। क्या बात है मेरी माफिया क्वीन, तो 17 साल की बच्ची की तरह ब्लश कर रही है, जैसे पहले बार प्यार में पड़ने वाले करते हैं। ईशानी की गाल सच में थोड़ा लाल हो गया था। नंदिनी की बात सुनकर ईशानी ने उसे घूरा और उसे देख फिर अपने ड्राइव पर फोकस करने लगी। वहीं राजवंश कॉरपोरेशन में मोक्ष अपने फ़ोन को देख रहा था। जब उसने देखा कि उसकी बेबी डॉल ने उसके मैसेज को देख लिया है तो वो बहुत खुश हो गया और अपनी बेबी डॉल के रिप्लाई का इंतज़ार करने लगा। जब 5 मिनट तक भी उसकी बेबी डॉल की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया तो उसकी मुट्ठियाँ भींच गई। अपने वॉच की एक्टिवेट किया और अपनी बेबी डॉल आसपास की आवाज़ सुनने की कोशिश करने लगा, पर ईशानी मोक्ष को सरप्राइज़ देने के लिए वॉच की वॉइस डिवाइस को ऑफ कर दिया था, जिस वजह से मोक्ष को ईशानी की बातें और आसपास की बातें सुनाई नहीं दे रही थी। इसलिए उसने जल्दी से अपनी बेबी डॉल की लोकेशन चेक किया तो लोकेशन बहुत डिस्टेंस में शो हो रहा था, जिस वजह से वे थोड़ा उदास हो गया। उसे लगा जरूर उसकी बेबी डॉल अपने ऑफिस की किसी काम में बिजी होगी, इसीलिए उसने अपना लैपटॉप ऑन करके फिर से काम करने लगा। आधे घंटे बाद ईशानी की कार आकर राजवंश कॉरपोरेशन के सामने रुकी। ज़्यादातर गार्ड्स और स्टाफ ईशानी के मार्क्स के बावजूद भी अब तक ईशानी को पहचान गए थे, क्योंकि बहुत बार नमन ईशानी को लेने आता था। वहीं नंदिनी चारों ओर देख रही थी। भले ही वे बड़ी बड़ी जगह पर गई थी, पर इतनी बड़ी कंपनी में वे भी नहीं गई थी। पर जेडाई कॉरपोरेशन भी बहुत बड़ा था, पर राजवंश कॉरपोरेशन की इंटीरियर डिज़ाइन जेडाई कॉरपोरेशन की इंटीरियर डिज़ाइनिंग से काफ़ी ये अच्छा था। इसीलिए नंदिनी एक्साइटेड सारे इंटीरियर को ध्यान से देख रही थी, क्योंकि उसे पॉलिटिक्स और बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वे तो एक इंटीरियर डिज़ाइनर बनना चाहती थी और एक डिज़ाइनिंग कंपनी खोलना चाहती थी। ग्राउंड फ्लोर पर किसी ने भी ईशानी को रोकने की कोशिश नहीं की। रिसेप्शन ने नमन को कॉल किया था, पर ईशानी ने रिसेप्शन से फ़ोन लेकर नमन को मोक्ष को उसके आने के बारे में बताने से मना कर दिया। नमन भी ईशानी की बात मान गया, क्योंकि उसे पता था उसकी लेडीज़ बॉस को उसे अपनी बॉस जितनी ही इज्जत देनी है, वरना उसके बॉस उसे पक्का नर्क भेज देंगे। ईशानी लिफ्ट की तरफ चली गई। नंदिनी भी उसके पीछे पीछे चली गई। ऐसे भी ईशानी की और प्रेजेंस काफ़ी पावरफुल था कि कोई कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था। फिर भी लड़के
अब भी ईशानी को मुड़ मुड़ कर देख रहे थे। इन्हें तो पहले दिन से ही ईशानी पर क्रश था। ईशानी ने लिफ्ट में ही अपना मास्क निकाल लिया। दोनों टॉप फ्लोर पर पहुंचकर लिफ्ट से बाहर चले गए। नंदिनी ने तो सब कुछ देखते हुए जा रही थी ताकि वे फ्यूचर में इससे कुछ काम में ले सके। वे अभी चल ही रही थी कि किसी से जोर से टकरा गई। वे गिरने वाली थी कि ईशानी ने उसे संभाल लिया। जब दोनों ने सामने देखा तो एक लड़की गिरी हुई थी। नंदिनी ने उस लड़की को देखा कर सॉरी बोलने ही वाली थी कि वो लड़की जल्दी से खड़ी हुई और गुस्से से नंदिनी को घूरते हुए बोली, ये यू इडियट, तुम अंधी हो क्या? देख के नहीं चल सकती? तुम्हारी वजह से मैं गिर गई। उसे ऐसे नंदिनी को डांटते देख ईशानी की आंखें बहुत कोल्ड हो गई। वह उस लड़की को तेज आवाज़ में सुनकर सारे सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट के स्टाफ उन तीनों की तरफ देखने लगे। तभी उस लड़की के पास 3 लड़कियां आ गई और उस लड़की को चेक करते हुए एक लड़की जिसका नाम टीना था, वे बोली, दीप्ति तुम ठीक तो हो ना? कुछ हुआ तो नहीं? फिर नंदिनी की तरफ देखकर बोली, तुम ऊपर देखकर चल रही थी क्या? तुम्हें पता भी है दीप्ति कौन है? वहीं सारे स्टाफ बस देख रहे थे क्योंकि जब से दीप्ति आई थी हमेशा रौब में रहती थी और स्टाफ जानता था कि वह रविंद्र रहाणे की बेटी है और राजवंश खानदान से उनका अच्छा रिश्ता है। इसीलिए स्टाफ उसे कुछ नहीं बोलते थे, जिस वजह से प्रिया के अंदर और भी ज़्यादा अकड़ और घमंड आ गया था। तभी नंदिनी अपना मुंह बनाते हुए बोली, वे कोई भी हो, मुझे क्या वे कोई महान आत्मा है जिसके सबको नाम याद रखना चाहिए? नंदिनी की जवाब सुनकर तो दीप्ति और भी गुस्सा में आ गई। वहीं उसके पास खड़ी तीनों चमचिया टीना, रिया और शमिता भी नंदिनी को गुस्से से घूरने लगी। शमिता आकर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दीप्ति के ऐसे इंसल्ट करने की? अगर वे चाहें अभी के अभी तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर निकाल सकती हैं। क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम्हारी जॉब जा सकती है? उसकी बात सुनकर नंदिनी उसे अजीब नज़रों से देखने लगी। जब वह यहाँ जॉब ही नहीं करती तो फिर ये पागल लड़की उसे जॉब से निकालने की धमकी क्यों दे रही है? धारा